हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आरबीआई की तरफ से एक नया अपडेट आ गया है और ये आरबीआई गवर्नर ने अभी हाल ही के कुछ दिनों में एक इंटरव्यू में मुंबई में ये साफ किया है, जो कि लोन्स और एडवांसेस से रिलेटेड है। अगर आप लोन ले चुके हैं, लोन लेने वाले हैं या लोन्स में डील करते हैं, ये वीडियो आपके लिए और ये आने वाली जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हाल ही में मुंबई में एक इंटरव्यू में आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि जो लोग लोन ले रहे हैं, स्पेशली टॉप अप, होम लोन में जो टॉप अप लेते हैं, गोल्ड लोन लेते हैं या किसी तरीके की अगेंस्ट प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए लोन लेते हैं, लेकिन उस फंड का इस्तेमाल यानी एंड यूज वो कुछ स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज में या फिर जिस उद्देश्य से ये लोन के बनाए गए हैं उस उद्देश्य के लिए वो लोग नहीं कर रहे हैं और अदर ऑफ द थिंग्स कर रहे हैं, यानी कि जो कि अलाउड नहीं है या जिन पे मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उन पे ये लोग उस फंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। आरबीआई गवर्नर ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में आरबीआई एक सख्त कदम उठाएगा और दिशा निर्देश तय करेगा और एनबीएफसीज के साथ ये पूरी जानकारी या बैंक के साथ साझा की जाएगी कि किस तरीके से अगर आप गोल्ड लोन ले रहे हैं, टॉप अप लोन ले रहे हैं या बिजनेस लोन ले रहे हैं, तो आपके जो लोन जो फंड्स है उसका एंड यूज यानी कि आखिरी उद्देश्य कैसे उसकी पूर्ति हो पाएगी सही रूप से। यानी कि अगर आप जिस उद्देश्य के लिए आप लोन ले रहे हैं और अगर आप उसे पूरा नहीं कर रहे तो वो एक तरीके से गलत उद्देश्य में पूर्ति किया गया पैसा माना जाएगा। और यदि ऐसा होता है तो बैंक क्या आप पे पेनल्टी लगाएगा, क्या करेगा बैंक? क्या अपना पैसा वापस मांगेगा या आप पे किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स या आप किसी तरीके की स्क्रूटनी में आ सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये पूरी जानकारी दूंगा कि किस तरीके से एंड यूज को मॉनिटर करने की योजना आरबीआई बना रहा है। एनबीएफसीज और बैंक के साथ नियमित रूप से बैठकें हो रही हैं, कई जानकारी एकत्रित की जा रही हैं और बहुत सारी रिसर्च के बाद आरबीआई अपने दिशा निर्देश स्पष्ट कर चुका है। तो क्या जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है, जो लोन लेने वाले हैं, जो लोन का प्लान कर रहे हैं, उन सबको चिंतित होने की जरूरत है? जी बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को चिंतित होने की या फिर इस बारे में कुछ ऐसे अलग दिशा निर्देश करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे चल रहे हैं वैसे चलिए। आरबीआई का मानना है कि सिर्फ जो आप बता रहे हैं बैंक को कि किस एंड यूज किस पर्पस के लिए आप लोन ले रहे हैं, आप सिर्फ उसी के लिए यूज करें। अब इस चीज को मैं आपको थोड़ा सा राइटिंग में समझाता हूँ, एक लिखित रूप से समझते हैं इसे कि किस तरीके से ये चीजें हो रही हैं या होती आ रही हैं। जी, तो पहले समझते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो दिशा निर्देश आ रहे हैं वो किस तरीके से आगे इंप्लीमेंट होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि होम लोन है। होम लोन जब हम लेते हैं तो उसका होम लोन का एक स्पेसिफिक एक रीजन होता है कि आप परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के लिए ही लेते हैं। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे इसका जो एंड यूज है जब आप होम लोन लेते हैं तो वो क्लियर है। तो आरबीआई इस पे इतना ज्यादा इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है या इस पे इतना ज्यादा सक्रिय नहीं है। लेकिन जब हम इससे आगे चलते हैं, यानी कि जब हम चलते हैं होम लोन टॉपअप पे, तो होम लोन टॉपअप जो है वो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के लिए ही दिया जाता है। पहली कंडीशन होती है आपकी होम इंप्रूवमेंट के लिए, यानी कि होम इंप्रूवमेंट यानी कि आपको घर में कुछ मरम्मत करानी है, फ्लोर ऊपर बनाना है या फिर आपको अपने घर में थोड़ा सा डिजाइनिंग को अल्टरेट करना है, प्लास्टर उखड़ गया है, इस तरीके के स्ट्रक्चर नहीं चेंज करना है। मतलब होम इंप्रूवमेंट मतलब छोटी मोटी अगर आपको कंस्ट्रक्शन जो घर से रिलेटेड है वो करनी है। दूसरा इसमें टॉपअप दिया जाता है फिटिंग एंड फिक्सचर इंप्रूवमेंट के लिए, F&F के लिए। यानी कि फिटिंग एंड फिक्सचर जब आपको अपने घर में जैसे कि आपको टैपिंग करनी है, वायरिंग करनी है, आपको कुछ एक ऐसा खर्चा आ गया है जो कि स्ट्रक्चर का इंप्रूवमेंट, जैसे कि चुनाई वाला है या ऊपर कमरा डालना है वो वाला नहीं, आपको वायरिंग स्ट्रक्चर की मरम्मत करानी है, आपको लिफ्ट की मरम्मत करानी है पूरी अपने प्रॉपर्टी में, अगर लिफ्ट है या कुछ भी अगर है तो उससे रिलेटेड अगर, यानी कि ये दोनों जो आपके टॉपअप हैं दैट इज होम लोन टॉपअप रिलेटेड टू योर होम इंप्रूवमेंट ओनली। होम इंप्रूवमेंट होगी उसी के लिए ही आपको टॉपअप दिया जाएगा, अदर देन नहीं। अब होता क्या है कि यहाँ पे तो पर्पस सॉल्व हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो चेक है, जो बैंक चेक बनाते हैं वो सीधा बनाते हैं सेलर के नाम पे जो प्रॉपर्टी बेच रहा है, राइट। तो यहाँ पे एंड यूज तो क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास, आप सपोज कीजिए आपने 20 लाख रुपए का होम लोन लिया था, अब आप 5 लाख रुपए का यहाँ पे टॉप अप ले रहे हैं,
तो 5 लाख रुपए का टॉपअप आपको होम इंप्रूवमेंट या एफएनएफ या फिर आपके फिटिंग फिक्सचर जो भी मरम्मत करानी है उसके लिए मिलेगा। अब लोग क्या कर रहे हैं, ये जो टॉपअप है इसको कहां लगा रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटी में। कमर्शियल एक्टिविटी जो है उसमें लगा रहे हैं। जैसे कि आपको अगर बिजनेस अगर आप करते हैं तो आपने इसको पैसे को बिजनेस में लगा दिया, ठीक है जी। आपकी एक शॉप है, आपने शॉप पे अपना स्टॉक लगा दिया, ठीक है जी। जो आपका स्टॉक होता है, बिजनेस का स्टॉक कह रहा हूं मैं। या फिर अगर आप सैलरीड हैं तो आपने टॉपअप लिया और आपने अदर लोन्स जो है क्लोज करा दिए, यानी कि जैसे कि आपके पीएल हो गए या फिर आपके बीएल हो गए, आप इसको क्लोज कराने हैं। ये आप फिर भी कर सकते हैं डेब्ट कंसोलिडेशन में, इसकी इतनी चिंता नहीं है जितने की यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी की है। अब कई बार क्या होता है कि लोन जब बड़ा होता है, यहाँ पे अगर आप लोन कर दीजिए 20 की जगह आप कर दीजिए 1 करोड़ का, अगर आपने लिया होम लोन, यहाँ पे टॉपअप भी तो आप फिर 25 लाख रुपए का ले रहे हैं। अब ये 25 लाख रुपए से आपने क्या किया, बिजनेस में लगाया। अब ये 25 लाख रुपए, अब यहाँ पे होम लोन जो है सपोज कीजिए आपने लिया 9.5% पे, फॉर एग्जाम्पल ये 9.5% पे आपने होम लोन लिया। इस होम लोन का टॉपअप आपको 1% महंगा मिला, यानी कि आपने 10.5% पे इसका टॉपअप ले लिया जी, ठीक है। अब ये पैसा आपको घर में लगाना था क्योंकि ये स्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट के लिए ही पैसा है। आपने क्या किया, इसको कमर्शियल एक्टिविटी में लगा दिया, यहाँ पे किसी भी चीज में, स्टॉक में लगा दिया, बिजनेस में लगा दिया, आपने किसी और एक्टिविटी में लगा दिया। यानी कि रीजनरेशन ऑफ अमाउंट आप कर रहे हैं, उससे आप अपनी कमर्शियल एक्टिविटी में कर रहे हैं, पैसे को लगा रहे हैं। तो जो यहाँ पे जो ये कमर्शियल लोन्स हैं जो कि ऑलरेडी 13% से 15% या उससे ज्यादा परसेंट पे मिल रहे हैं, वो लोन आपने उसको ना लेते हुए आपने एक स्पेकुलेशन किया, 10.5% पे आपने टॉपअप का इस पैसे का यूज किया, जबकि होना वो इस कैटेगरी में चाहिए था। यहां पे आरबीआई इसी चीज को इंप्लीमेंट कर रहा है। अब हमारे पास जो दूसरा आता है, दूसरी कैटेगरी आती है हमारे पास गोल्ड लोन की। अब आपने गोल्ड लोन लिया, गोल्ड लोन आपके कुछ स्पेसिफिक पर्पस से ही लिया जाता था, लेकिन आपको एक चीज मैं याद दिला दूं कि गोल्ड लोन सिर्फ इमरजेंसी पर्पस के लिए शुरुआत की गई थी, कि जो कि 1 महीने से लेकर के और 6 महीने के लिए ही होता था। जो स्टार्टिंग ऑफ ओरिजिन ऑफ गोल्ड लोन था वो ये था। अब या इसको हमने 9 महीने कर दिया, कुछ एनबीएफसीज ने इसको कर दिया 12 महीने, और कुछ ने तो इसको 18 महीने तक खींच के ले गए हैं। लेकिन ये कैटेगरीज जो हैं ये गलत है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आ जाता है और 1 साल से ऊपर जाते ही गोल्ड लोन का जो है वो जो एक पर्पस है वो मलिफाइड होने लगता है। देखिए, गोल्ड लोन एक इमरजेंसी पर्पस के लिए दिया जाने वाला एक हाउस होल्ड लोन है, ये कमर्शियल एक्टिविटी के लिए दिया जाने वाला लोन नहीं है। यहाँ पे आपको लोन दिया कि आपको एक आकस्मिक, एक आपको पारिवारिक हाउस होल्ड एक इमरजेंसी आ गई, जिसे हम कहते हैं इंडिविजुअल या फिर हाउस होल्ड इमरजेंसी। इसके लिए आपको लोन लेना पड़ गया। कोई घर में आकस्मिक रूप से कोई ऑपरेशन आ गया, कोई घर में दीवार गिर गई, है नहीं पैसे, आपने गोल्ड लोन ले लिया। ये गोल्ड लोन जो है आपका कितने परसेंट पे आता है, 11% से लेकर के, और ये 15% तक जाता है। 15% तो होता नहीं है, इतना तो कोई नहीं दे रहा है, लोग ऑलमोस्ट 10.99, और ये बहुत सस्ते में मिल रहा है गोल्ड लोन, क्योंकि इसमें आपका गोल्ड प्लेज होता है। तो यहाँ पे जब गोल्ड आपका प्लेज हो रहा है तो यहाँ ये जो है ना, ये आपका इंडिविजुअल कैटेगरी के लिए दिया जाने वाला इंटरेस्ट है, ये कमर्शियल एक्टिविटी का इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे आप कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते, कमर्शियल यूज ये नहीं अलाउड है। अब लोग क्या कर रहे हैं, गोल्ड लोन ले रहे हैं, भाई हमारे पास इमरजेंसी है, किसी भी तरीके से कंपनी पूछती भी नहीं, और उस सपोज कीजिए आपने 2 लाख रुपए लिए, 2 लाख रुपए लेके आपने क्या किया, आपने अपने अगर बिजनेस करते हैं, दुकान है, बिजनेस है, आपने उसके लिए स्टॉक खरीद लिया, ठीक है जी, परचेज ऑफ स्टॉक कर लिया। आपने गोल्ड लोन का इस्तेमाल कहाँ किया, ये लॉन्ग टर्म वाला है, स्टॉक आप परचेज कर रहे हैं तो कमर्शियल एक्टिविटी में आते। कुछ लोग गोल्ड लोन का और एक नया यूज कर रहे हैं, कार लोन में जो बैलेंस होता है ना, जो बीच का गैप होता है, उसके लिए गोल्ड लोन ले लेते हैं। तीसरा, आपको ये जो आपके अदर लोन्स हैं उसकी ईएमआई सर्विस करने के लिए
ईएमआई सर्विस के लिए भी आप इसको लोन को लेके रख लिया कि मेरी महीने की सैलरी है 50,000, ठीक है जी, मेरी ईएमआई जा रही है इस समय 40,000, है ना, और मुझे घर के खर्चे के लिए मुझे करने पड़ते हैं 20,000, तो मेरा खर्चा है टोटल 60,000 का। अब ये सैलरी 50,000 है, माइनस 10,000 में चल रहा हूँ, तो ये पैसा मेरे को ना, बाकी आगे मैं देख लूंगा, लेकिन मुझे कुछ महीनों के लिए पैसा चाहिए, तो यहाँ से ये गोल्ड लोन भाई साहब लेते हैं और ये 10,000 रुपए के लिए सेव यहाँ पे रख लेते हैं। आप जानते हैं इससे इकोनॉमी में कितना फर्क पड़ता है, यही चीज आरबीआई देख रहा है। अब इसके बाद एक नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में ये है कि आप गोल्ड लोन पे टॉपअप भी ले सकते हैं। इस पे और ज्यादा आरबीआई सख्त है। देखिए, आपने पहले गोल्ड लोन लिया, उसका लिए यूज किया, आप सपोज कीजिए अब गोल्ड के प्राइस अप हुए, ठीक है, गोल्ड के प्राइस अप हो गए हैं, तो आपके गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई। गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई जब प्लस हो गई, जब आपने लोन लिया था उससे, तो भाई यहाँ पे आपका लोन अमाउंट और क्रिएट हो गया। जो लोन अमाउंट है वो और बढ़ गया, यानी कि आपने 2 लाख रुपए लिए थे, अब लोन गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई, अब आप 1 लाख रुपए और ले सकते हैं। आपने 6 महीने पहले 2 लाख रुपए लिए थे, अब आपके गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई, 6 महीने में आप 1 लाख और ले सकते हो। आपने 1 लाख के लिए टॉपअप अप्लाई कर दिया। अब आपको इतनी जल्दी कैसे इमरजेंसी आ गई? यहाँ पे आपने अगेन इसी कमर्शियल एक्टिविटीज में आपने अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया। यहाँ पे ये जितने भी टॉपअप लोन हैं दोनों के, आरबीआई इनको मॉनिटर कर रहा है। ये पैसा जो लोग ले रहे हैं उसको कमर्शियल एक्टिविटी में डाल रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। अब एक और यहाँ पे उदाहरण लेते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। यहाँ पे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है वो किस लिए यूज किया जाता है? लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के कुछ स्पेसिफिक ना एंड यूज है, जो कि आप उसके अलावा यूज नहीं कर सकते। जैसे कि आप इसको स्टॉक मार्केट में नहीं लगा सकते, जो हमारी जो बीएसई एनएसई जो स्टॉक होते हैं ना कंपनीज के, उसमें नहीं लगा सकते। आप इस पैसे को इन्वेस्टमेंट में नहीं ले सकते। आप इन्वेस्टमेंट कर दी आपने जी, आपने बॉन्ड खरीद लिए किसी कंपनी के, या आपने किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डाल दिया, आप इस तरीके की चीजें नहीं कर सकते। आप मार्केट में नहीं लगा सकते। आप किसी कंपनी का स्टेक नहीं खरीद सकते। जो कंपनी के शेयर्स होते हैं, स्टेक होल्डिंग शेयर्स, यानी कि आप कंपनी की कैपिटल इन्वेस्टमेंट, किसी और कंपनी की कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आप इस पैसे को यूज नहीं कर सकते। आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है वो एक नए बिजनेस सेटअप के लिए नहीं ले सकते, या स्टार्टअप के लिए आप लैब यूज नहीं कर सकते, उसके लिए अलग फॉर्मेट है, बैंक देते भी नहीं है। कुछ एक ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं, कुछ एक ऐसे पर्पसेस हैं जो कमर्शियल एक्टिविटी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए आपको एंड यूज पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। आपने स्टॉक के लिए पहले आपको क्या करना था, आपने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लिया, आप समझिएगा इस बात को, आपने पहले एक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आपने 50 लाख रुपए लिए, ठीक है जी। आपने क्या किया कि आपको बिजनेस के लिए चाहिए था, ले सकते हैं आप, बिजनेस के लिए ले सकते हैं। आपने बिजनेस के लिए पैसा लिया, आपने 50 लाख रुपए लिए और आपने बिजनेस में यूज कर दिया। आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपने बिजनेस में लगाया, क्योंकि इसका रेट जो है लैब का कमर्शियल लोन होता है, ये कमर्शियल कैटेगरी में आता है, तो आरबीआई को भी इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगर आप इसको अदर देन कमर्शियल एक्टिविटी, यानी कि स्टॉक में परचेज करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इससे, या कंपनी की कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आप जाते हैं, जो कि गलत है, जिसमें आप इस तरीके की एक्टिविटी में इसको यूज नहीं कर सकते। इंडिया में जो शेयर मार्केट है उसमें पिछले 3 सालों में 150 गुना की वृद्धि हो गई है। अब आप सोचिए कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, चीजों में पैसा लगा रहे हैं, और इसके बाद लैब को टॉपअप भी ले रहे हैं। यानी कि आप बिजनेस के लिए पैसा ले रहे हैं और उसके बाद 50 लाख आपने लिए। अब अगर आप टॉपअप अगेन इसमें 20 लाख रुपए के लिए अप्लाई करते हैं, यहाँ पे आपकी कंडीशंस बैंक की सख्त हो जाएंगी कि आप पहले इस जो पैसे का आपने इस्तेमाल किया है उसका एंड यूज क्या है, और अब जो इस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या है। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको ये कारण तो बता दिए कि किस तरीके से आरबीआई या लोग इसका यूज कर रहे हैं। आरबीआई क्या चाहता है, आरबीआई की क्या कंडीशंस है, आरबीआई की क्या इसमें जो ऑब्जर्वेशंस है। आरबीआई कहता है कि अगर आप टॉपअप ले रहे हैं गोल्ड लोन में या किसी भी चीज में, यानी कि स्पेशली आप ये लोन ले रहे हैं, लैप ले रहे हैं, होम लोन का पर्पस सॉल्व है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप होम लोन टॉपअप ले रहे हैं तो ये सबसे बड़ा कंसिडरेशन पॉइंट है
यहाँ पे गोल्ड लोन का मॉनिटर होगा, लैब का टॉप दोनों का मॉनिटर होगा। अब इसमें क्या होगा, आपका एंड यूज मॉनिटर करा जाएगा। एंड यूज आपका क्या हो रहा है, अगर आप इस पैसे को अदर देन जो स्पेसिफिक पर्पस है उसकी जगह कमर्शियल यूज में ले रहे हो, कमर्शियल यूज में ले रहे हो, तो ये यहाँ पे आपके लिए दिक्कत अब होने वाली है, क्योंकि आरबीआई के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार अब यहाँ पे गोल्ड लोन टॉपअप, लैब का टॉपअप या होम लोन का टॉपअप कमर्शियल एक्टिविटीज में नहीं जा सकता। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बैंक को पहले से रिटर्न में डिक्लेरेशन देनी होगी, डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी यहाँ पे आपको कि हाँ जी मैं इस पैसे को इसलिए यूज कर रहा हूँ, मेरा ये पर्पस है और ये मेरी इमरजेंसी है। अगर आप डिक्लेरेशन देते नहीं है और फिर उसके बाद यहाँ पे आप इस तरीके का स्पेकुलेशन ऑफ यूज करते हैं, यानी कि गलत कार्य में यूज आपका हो रहा है पैसे का, आरबीआई यहाँ पे आपके खिलाफ, बैंक या जो एनबीएफसी हैं आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। अब यहाँ पे कार्रवाई क्या हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है नंबर 1, सबसे पहले आप पे कार्रवाई की जा सकती है आपका जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट है उसे कमर्शियल कर दिया जाए, यानी कि वो अगर आपका होम लोन टॉपअप 10.5% पे है तो इसको बढ़ा के सीधा का सीधा 15% या 14% पे कर दिया जाए। ये सबसे पहला काम होगा, क्योंकि आपका जो यूसेज है अगर वो कमर्शियल है तो पेनल्टी के रूप में आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2, आपका पार्शियल या फिर फुल लोन रिकॉल किया जा सकता है, लोन रिकॉल हो सकता है। तीसरा, आपके यहाँ पे जो ये आपने यूज किया है इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से शेयर किया जा सकता है, जिससे कि आपको टैक्स इम्प्लीकेशन जो कि गवर्नमेंट जिस पे अभी विचार कर रही है, तो आपका केस स्क्रूटनी में जा सकता है एंड यूज की वजह से कि आपने जो पैसा लिया उसको आपने ऐसे एंड यूज पे यूज किया जो कि निर्धारित नहीं था। अब आरबीआई ये कर क्यों रहा है, आरबीआई का इसमें क्या मकसद है, हम पैसा यूज कर रहे हैं अगर बैंक को इंटरेस्ट तो दे ही रहे हैं ना। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी है सर, पहली कैटेगरी है इंडिविजुअल लोन की और दूसरी कैटेगरी है कमर्शियल लोन्स की। इंडिविजुअल लोन्स के पर्पस स्पेसिफिक हैं जो कि हाउस होल्ड से रिलेटेड है, इकोनॉमी में इनका जो यूसेज है अगर वो बढ़ रहा है, यानी कि अगर इसका यूज, इंडिविजुअल लोन्स का यूज बढ़ रहा है, अप हो रहा है, तो यहाँ पे चिंता की बात है, क्योंकि जो हाउस होल्ड चीजें, होम लोन के अलावा अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हैं या सब चीजें ले रहे हैं, मतलब सैलरीड क्लास आप ज्यादा हैं, इंडिविजुअल लोन ले रहे हैं, इंडिविजुअल पर कैपिटा इनकम कम होगी, मनी स्पेकुलेशन, यहाँ पे आरबीआई इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा अगर आप इंडिविजुअल इंडस्ट्री में लोन बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप कमर्शियल लोन लेते हैं और अगर वो इकोनॉमी में धीरे धीरे बढ़ता है, तो यानी कि यहाँ पे इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अब यहाँ पे पिछले कुछ सालों में क्या हो रहा है, यहाँ पे होम लोन लिया जा रहा है, पर्सनल लोन लिए जा रहे हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन जो कमर्शियल लोन्स हैं उनका ग्राफ धीरे धीरे स्थिर हो रहा है या फिर नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे ये चिंता का विषय है कि जब इंडिविजुअल लोन बढ़ रहे हैं तो इनका मॉनिटर करना चाहिए कि ये कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी तो बिकनी नहीं, रियल एस्टेट में इतना बूम नहीं है जितना कि इंडिविजुअल फंडिंग में बूम आ रहा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं ये चीजें यहाँ पे यूज हो रही हैं और आरबीआई ने ये पाया कि इंडिविजुअल लोन्स का एंड यूज कमर्शियल यूज में हो रहा है सस्ते रेट की वजह से, जिससे यहाँ पे तो ग्रोथ दिख नहीं रही, यहाँ पे इतनी ग्रोथ दिख रही है जो इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। सारी कहानी यहाँ पे है। तो देखा आपने कि ये आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने जो ये इन्फॉर्मेशन मुंबई में एक इंटरव्यू में दी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में ये जरूर इस पे दिशा निर्देश और कड़े हो जाएंगे। और अगर आप, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, अगर आप किस तरीके का लोन ले रहे हैं, किस तरीके का एंड यूज कर रहे हैं, उसको आप जरूर बैंक अब जो है उसे मॉनिटर करेगा और उस बारे में सख्त दिशा निर्देश यानी कि गाइडलाइंस आने वाली हैं, या कुछ बैंक एनबीएफसी ने तो ये शायद इंप्लीमेंट भी करना शुरू कर दिया है। अब यदि आपके पास कोई इस तरीके का इंफॉर्मेशन बैंक या आपके एनबीएफसी की तरफ से आता है कि आप उन्हें ये बताएं कि जो पैसा आपको दिया गया है आपने इसका क्या प्रयोग किया, या अगर आप उसमें डिफॉल्ट माने जाते हैं, उसमें गिल्टी माने जाते हैं कि आपने जो पैसा बैंक ने आपको जिस पर्पज के लिए दिया आपने उसे यूज नहीं किया, तो ऐसे में
क्या आप पे कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, ऐसे केसेस में बैंक्स के पास अधिकार होता है कि वो या तो लोन को रिकॉल कर ले, पूरा का पूरा लोन आपसे वापस ले ले, या फिर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दे, या फिर आपके टेन्योर पे या कुछ इस तरीके की पेनल्टी लगा दे, या फिर ये इनकम टैक्स के साथ आपकी जानकारी जो डिपार्टमेंट है उसके साथ साझा कर ले कि ये जो पैसा दिया गया इसमें टैक्सेबल आपके इम्प्लीकेशंस आने चाहिए या नहीं। हालांकि इस बारे में अभी कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं पता लगे हैं कि किस तरीके के बैंक्स और एनबीएफसी इस पे कार्रवाई करने वाले, लेकिन आरबीआई पूरी तरीके से स्पष्ट है। यहाँ पे आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि हम अब कोई कोताही नहीं बरतेंगे। और ये वक्तव्य आना आरबीआई गवर्नर जी के पास से ये एक बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ा एक तरीके से कह लीजिए कि उन्होंने कह दिया है तो ये होगा ही होगा। आप अगर लोन ले रहे हैं या लोन ले चुके हैं या टॉपअप लेने का प्लान कर रहे हैं या गोल्ड लोन लेने का प्लान कर रहे हैं, प्लीज अपना जो पर्पस है स्पेसिफिक रखिए। जैसा मैंने अभी वीडियो के बीच में डिस्कशन किया आप लोगों के साथ, स्पेक्युलेटिव मीन्स में या अदर देन इन्वेस्टमेंट के या किसी और मीन्स में आप मत जाएं, जिसलिए आप डिक्लेयर करके, हो सकता है बैंक अब आपसे थोड़े दिनों में या एनबीएफसी आपसे डिक्लेरेशन लेने लगे कि आप लिख के दे दीजिए कि आप इस पैसे को किस किस चीजों में यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा बहुत भी यूज नहीं कर सकते, लेकिन एक बड़ा या निश्चित दायरा या एक लिमिटेड अमाउंट ही आप अदर्स में यूज कर सकते हैं। उससे ऊपर की जानकारी अगर आपको बैंक को नहीं देते हैं या अलग किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं या किसी और यूज में वो पैसा लेते हैं तो आप पे कार्रवाई होगी। ये डिक्लेरेशन आपसे अब बहुत जल्दी बैंक्स लेने लगेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतनी। इससे रिलेटेड और कोई जानकारी या कोई अपडेट आएगा मैं जल्दी आपके सामने इस चीज को पूरी तरीके से प्रस्तुत करूंगा। अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए तथ्य का विश्लेषण के साथ फिर से प्रस्तुत होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।